तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि शिकामारू और नेजी दूर से ही छिपकर इन चारों निंजास पर नजर रख रहे थे और तभी साकोन उनकी तरफ एक कुन्हाई को फेंकता है जिसके ऊपर 3 पेपर बॉम्ब्स लगे हुए थे। ये कुन्हाई ठीक उनके पीछे एक पेड़ के ऊपर जाकर लगती है। नेजी शिकामारू अपने आगे छलांग लगाते हैं और एक यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये दोनों जमीन पर घिसटते हुए इन साउंड निंजास के सामने आकर रुकते हैं। साकोन बोलता है, अरे ये क्या, मुझे लगा था कि झाड़ियों के अंदर सांप होंगे लेकिन ये तो चूहे निकले। शिकामारू इनको समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई शांत हो जाओ यार, मुझे लगता है हमें बातचीत करके मामला सुलझाना चाहिए। अच्छा लड़के, तो तुझे बातचीत करनी है तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला ले। किडोमारू अपने हाथों से जालों को निकालकर नारुतो, कीबा और चोजी को बाहर निकालता है जो कि छुप रखे थे। तभी कीबा एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है यहाँ पर और इस जगह को धुएं से भर देता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शिकामारू ने अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उन्हें पकड़ लिया है और तभी शिकामारू के पीछे एक पर्सन कुन्हाई फेंकता है और शिकामारू को वहाँ से हटना पड़ता है और इसकी वजह से वो शैडो पोजीशन जुत्सु हट जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जिरोबो अर्थ प्रिजन जुत्सु नाम का एक अटैक यूज करता है और यहाँ की जमीन ऊपर उठकर इन सभी को कैद कर लेती है और ये पांचों इस मजबूत मिट्टी से बनी हुई गुफा के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जिरोबो यहाँ पर रहता है और उन सभी को बोलता है, तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मैं इन सभी को देखता हूँ। और ये तीनों सास्की को लेकर आगे बढ़ते हैं। नारुतो चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ मोटे, बाहर निकाल मुझे। कीबा अपने हाथों के नाखून का यूज करके तेजी से घूमते हुए दीवार से टकराता है पर उस हमले से जो यहाँ पर इस दीवार पर गड्ढा हुआ था वो अपने आप ही 2 सेकंड के अंदर अंदर हील हो जाता है। नेजी बोलता है, 1 सेकंड रुको। अपनी ब्याकुगन को एक्टिव करके ध्यान से देखता है इस गुफा को। 1 सेकंड, ये दीवार तो हमारी चाकरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। दरअसल जिरोबो इन पांचों को इस मिट्टी की गुफा के अंदर बंद करके इनकी चाकरा को सूख रहा है और इसी चाकरा का यूज करके इस मिट्टी को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है और ये पांचों कमजोर होते जा रहे हैं और ये पांचों धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं। कीबा का दिमाग खराब हो जाता है और अकामारू को बोलता है, अकामारू हमें कुछ न कुछ करना ही होगा और अकामारू को एक फूड पिल खिलाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कीबा अपना बीस्ट मिमिक्री जुत्सु यूज करता है और अकामारू कीबा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों पूरी रफ्तार से उस दीवार पर हमला करते हैं। ये दोनों बहुत देर तक उस दीवार पर हमला करते हैं पर ज्यादा चक्रा ना होने की वजह से ये लोग थक जाते हैं और हमले से जितने भी गड्ढे हुए थे वो दोबारा से भर जाते हैं। लेकिन शिकामारू एक चीज को नोटिस करता है। कीबा नोटिस करता है कि दीवार के एक तरफ जो गड्ढे थे वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं पर उसके ठीक सामने वाली दीवार के ऊपर वो गड्ढे बहुत धीरे धीरे भर रहे हैं। अब इन पांचों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इनके बाद इनका चक्रा खत्म हो जाएगा और ये सभी के सभी मारे जा सकते हैं। शिकामारू चिल्लाकर जिरोबो से बोलता है, ए मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुमसे एक डील करनी है। मैंने तय किया है, तुम हमें यहाँ से जाने दो और हम तुम्हें बदले में सास्की को लेकर जाने देंगे। नारुतो बोलता है, ओ शिकामारू, क्या हो गया भाई तुझे, पागल वागल हो गया? और जिरोबो बोलता है, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन तुम लोगों की मौत तय है। शिकामारू बोलता है, अच्छा ठीक है, तो चलो मुझे जाने दो, बाकियों को यहीं पर रख लो तुम। और कीबा बोलता है, कर गया गद्दारी है? जिरोबो बोलता है, वाह भाई, क्या कमाल का टीम वर्क है तुम्हारा। जब सामने मौत खड़ी होती है तो इंसान की असलियत बाहर आ ही जाती है। शिकामारू को उसकी बातें सुनकर समझ आ जाता है कि वो किस तरफ खड़ा है और तभी चोजी एक चिप्स का पैकेट निकालता है और खाने लगता है। भाई क्या बंदा है ये, ऐसी सिचुएशन में भी भाई खा रहा है यार। पर दरअसल चोजी शिकामारू का प्लान समझ चुका है पर नारुतो और कीबा इसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। चोजी उस चिप्स के पैकेट को खाकर अपना खोया हुआ चाकरा वापस लेकर आ रहा है। शिकामारू अपना प्लान समझाता है। जैसा कि नेजी ने कहा था कि ये दीवार इनका चाकरा सूख रहा है पर इस दीवार में चाकरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा है। कुछ जगह पर चाकरा कमजोर है और कुछ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमले के बाद जो गड्ढे भर रहे थे कुछ जगह पर बहुत धीरे धीरे हील हो रहे थे और कुछ जगह पर बहुत तेजी से। ये मोटा जहाँ पर अभी मौजूद है यहाँ का चाकरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये पीछे वाली दीवार सबसे ये बहुत कमजोर है, वहाँ पर चाकरा ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा और इसीलिए शिकामारू उससे बात करने की कोशिश कर रहा था उसकी लोकेशन का पता करने के लिए। क्या बात है भाई, शिकामारू तो जीनियस है यार। शिकामारू बोलता है, हाँ तो चोजी तुम तैयार तो हो ना? अरे हाँ शिकामारू, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। शिकामारू जान चुका है कि किस तरफ दीवार कमजोर है इसलिए वो चोजी को उस तरफ हमला करने के लिए बोलता है और तभी चोजी एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके अपनी बॉडी को एक मजबूत गोल आकार में बदलकर कैनन बोल्ट की तरह तेजी से उस दीवार के ऊपर हमला करता है और ये काम कर जाता है और चोजी दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर जिरोबो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और ये पांचों सही सलामत उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं और ये गुफा ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इसके बाद नेजी अपने ब्याकुगन का यूज करके अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है कि यहाँ पर जिरोबो के अलावा वो तीनों कहीं नहीं है। जिरोबो बोलता है, हाँ मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही तुम सबके लिए इनफ हूँ। और ये बोलकर वो अपने हाथ को नीचे जमीन पर रखता है और पूरी की पूरी जमीन फट जाती है। आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं और तभी शिकामारू दोबारा से शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है। शिकामारू अपनी परछाई को उसकी तरफ लेता है पर जिरोबो फिर से यहाँ पर एक धमाका करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। कीबा नोटिस करता है कि वो इनके पीछे है। तुम सभी लोग पीछे देखो और हम देखते हैं कि जिरोबो ठीक उनके पीछे होता है और एक बड़े से जमीन के टुकड़े को अपने दोनों हाथों से उठाकर उन पांचों के ऊपर फेंकता है पर ये पांचों से डॉज कर लेते हैं और जिरोबो फिर से कहीं पर गायब हो जाता है और तभी जिरोबो नीचे जमीन में से निकलता है और शिकामारू को उल्टा पकड़ लेता है। आखिरकार तुम्हारे ना समझ लीडर को मैंने पकड़ ही लिया। सच में तुम चारों इस बेवकूफ की बातें मानते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इससे पीछा छुड़ाता हूँ। जिरोबो शिकामारू को घुमाकर दूर फेंक देता है पर चोजी अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके उसे बचा लेता है और जिरोबो बोलता है, तुम सब लोग कितने बेवकूफ हो, मुझे तो तुम्हारे लीडर पर दया आती है। चोजी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चोजी इन सभी को कहता है कि ये इससे फाइट करना चाहता है। जिरोबो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन चोजी उन चारों के सामने खड़े होकर अपनी पॉकेट में से एक तरह की 3 फूड पिल्स को निकालता है और एक ग्रीन पिल को खाता है
है ये आकिमिची क्लैंस के स्पेशल पिल्स होते हैं जिन्हें खाने से बहुत भारी मात्रा में चाकरा शरीर के अंदर आता है और चोजी जिरोबो के पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है और उसे यहीं पर रोक लेता है। ये देखकर वो चारों चौंक जाते हैं और चोजी बोलता है, शिकामारू यहाँ से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं इसे देख लूंगा। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम हम तक पहुँच जाना, ठीक है ना? और जल्दी ही ये चारों आगे बढ़ जाते हैं और जिरोबो बोलता है, लड़के तू सबसे पहले मरने वाला है और उसके बाद तेरे दोस्त, कोशिश करके देख ले। चोजी उसे दूर फेंक देता है पर उन पिल्स की वजह से जो अभी चोजी ने खाई थी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और चोजी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर वो जिरोबो को हराने के लिए बहुत सारी कुन्हाइस को एक स्ट्रिंग के अंदर फंसाता है और अपनी बॉडी में अच्छे से लगा लेता है और अपनी एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके कैनन बोल्ट की तरह फुल स्पीड से जिरोबो की तरफ आता है। चोजी के पूरे शरीर पर कुन्हाइस लगी होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और इसे रोकने के लिए जिरोबो अपने सामने अर्थ वॉल प्रिजन नाम का एक जुत्सु यूज करता है, लेकिन चोजी इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और जिरोबो को अपने हाथों का यूज करके ही उसे रोकना पड़ता है। पर उन कुन्हाइस की वजह से जिरोबो जख्मी हो जाता है और इस तरफ ही चारों चोजी की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं और तभी जिरोबो अपने कर्स्ड मार्क को यूज करने लगता है और उस कर्स्ड मार्क को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर फैलाकर चोजी को एक मुक्का मारता है और चोजी अपने असली रूप में आकर दूर जाकर गिरता है। उस कर्स्ड साइन की वजह से इस बंदे की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरफ चोजी को वो पिल खाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और जिरोबो चोजी को बुरी तरह से मारता है। चोजी एक दूसरी पिल निकालता है और पीली वाली पिल को खा लेता है और ये पिल ग्रीन वाली पिल से भी ज्यादा ताकत देती है और चोजी को बहुत ज्यादा चाकरा मिल जाता है उस पिल की वजह से। जिरोबो ये देखकर हैरान हो जाता है। जिरोबो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी चोजी पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु नाम का एक अटैक यूज करता है जिससे कि उसके हाथ की साइज बढ़ जाती है और इस बड़े से हाथ से जिरोबो पर हमला कर देता है। जिरोबो दूर जाकर गिरता है और अब की बार चोजी अपने पैर को बहुत बड़ा करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जिरोबो उसे बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। चोजी अपने उसी हाथ को दोबारा से बड़ा करके उसे जमीन पर दबोच लेता है पर जिरोबो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके उस हाथ को पकड़ता है और चोजी को घुमाकर दूर फेंक देता है। पर चोजी एक और जुत्सु करता है जिसका नाम है सुपर एक्सपेंशन जुत्सु और दरअसल ये जुत्सु आकामिची क्लैन का सबसे ज्यादा ताकतवर जुत्सु माना जाता है और चोजी अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और जिरोबो के ऊपर जाकर गिर जाता है। चोजी को लगता है कि उसने इसे हरा ही दिया है और इस तरफ शिकामारू आसपास के पेड़ों पर अपनी कुन्हाई से इस तरह के साइंस बना रहा होता है ताकि जब चोजी उन चारों का पीछा करे तो उन्हें आसानी से ढूंढ पाए। शिकामारू को पूरा यकीन होता है कि चोजी उसे आसानी से हरा देगा और इन तीनों को भी चोजी के ऊपर पूरा यकीन हो जाता है। चोजी को लगता है कि उसने इसे हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिरोबो अपने हाथ का यूज करके ही उसकी बॉडी को उठा लेता है। ये देखकर चोजी पूरी तरह से चौंक जाता है और हम देखते हैं कि जिरोबो किसी खतरनाक डीमन के जैसा लग रहा होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे अपने कर्स्ड साइन को दूसरे स्टेज के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा और वो भी इस बिद्दी के लिए। और ऐसा बोलकर ये चोजी के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। चोजी ऊपर उठता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और नीचे धड़ाम से गिरता है और हम जिरोबो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बैड एस दिख रहा होता है। दरअसल ये उस कर्स्ड साइन का दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज में उस निशान को पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फैलाना होता है जिससे कि उसकी ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरे स्टेज में ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है जिससे कि वो शख्स एक राक्षस के जैसा बन जाता है और अब चोजी की जान खतरे में होती है और जिरोबो बोलता है तू जो मर्जी कर ले, मुझे नहीं हरा सकता और चोजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चोजी अपने मन में सोचता है, शिकामारू मुझे माफ करना, शायद मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन मोटे, एक टीम में सबसे पहले वो ही मरता है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुझे उनके साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अच्छा होता अगर तू उस घटिया विलेज में रहकर ही अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ लड़ रहा होता। और ऐसा बोलकर ये चोजी को लात मारता है और चोजी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है और जोर जोर से सांस ले रहा होता है। जिरोबो उसकी इस हालत का फायदा उठाकर उसे मारना शुरू कर देता है। चोजी को लगता है कि बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा, पर तभी चोजी को उसे एक प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने शिकामारू और उन चारों को दिया था और अपनी पॉकेट में से उस आखिरी पिल को खा लेता है। ये पिल पहले की पिल्स से भी बहुत बहुत ज्यादा ताकत देती है, इतनी ज्यादा ताकत कि उसका शरीर इसे खुद भी संभाल नहीं पाएगा और एंड में चोजी मर जाएगा। और चोजी बोलता है मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के लिए मरूं, मैं इस राक्षस की जान लेकर ही रहूंगा। चोजी अपनी जान की परवाह नहीं करता और इस पिल को खा लेता है। जिरोबो उसे मारने के लिए एक आखिरी हमला करता है और यहाँ की जमीन फट जाती है, पर तभी वो देखता है कि चोजी यहाँ पर है ही नहीं और तभी जिरोबो के सामने चाकरा से बनी हुई बहुत सारी तितलियां उड़कर जाती हैं। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि चोजी एकदम पतला सा हो चुका है और वो बहुत सारी तितलियां उसकी पीठ के ऊपर जमा होकर एक बड़ा सा तितली का पंख बन जाता है जो कि स्पेशली चाकरा से बनी हुई है और चोजी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और चोजी अपने कबीले में पहला ऐसा इंसान है जो कि इस रूप को हासिल कर चुका है। जिरोबो ये देखकर चौंक जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, पर चोजी उसे बच्चों की तरह बहुत आसानी से रोक लेता है और बोलता है कोशिश करना बेकार है क्योंकि मैं पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। चोजी ये बोलकर अपने एल्बो से एक वार करता है और जिरोबो जमीन पर घिसटते हुए दूर जाकर गिरता है। चोजी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। उसकी रफ्तार को देखकर जिरोबो हैरान हो जाता है और चोजी गुस्से से बोलता है तुमने मेरे और मेरे खास दोस्तों को मिट्टी के अंदर बंद कर दिया था, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों के ऊपर हमला किया और मुझे मारने से पहले तुमने मुझे टॉर्चर किया, मैं इसके लिए भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने शिकामारू की बेइज्जती की, पर उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और रुक जा भाई रुक जा। और चोजी की पीठ के ऊपर जो चाकरा का पंख था वो उसकी मुट्ठी में आकर कंसंट्रेट हो जाता है। जिरोबो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चोजी एक बहुत खतरनाक पंच जिरोबो के सीने के ऊपर मार देता है और एक ही वार में जिरोबो जान से मारा जाता है। और तभी चोजी को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और बहुत
मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है और थोड़ी आगे चलने के बाद वो देखता है कि कुछ पेड़ों के ऊपर कुछ निशान बना रखे हैं शिकामारू ने, ताकि उन्हें उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हो। इन निशानों को देखकर चोजी फूट फूट कर रोने लगता है और उन हसीन दिनों को याद करता है। नारुतो और शिकामारू के साथ एक साथ खेला करता था और उन दिनों को याद करके चोजी रोने लगता है और उसके बाद वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आखिरी सांसें लेता है और चोजी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ये चारों उनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी कीबा दुश्मनों की महक को सूंघ लेता है और बोलता है हम उनके बहुत करीब हैं। और नेजी भी अपनी ब्याकुगन की हेल्प से आगे की ओर अच्छे से देखकर बोलता है ठीक है, आगे का रास्ता क्लियर है। और इन चारों के ठीक आगे जिरोबो अभी तक नहीं आया होता और इन तीनों को बहुत अजीब लगता है। अरे कहाँ मर गया वो मोटा। साकुन के इतना बोलते ही जिरोबो ठीक उनके पीछे पहुंच जाता है। पर भाई ये कैसे सकता है, ये तो मर गया था ना। और ये देखकर साकुन उसे बोलता है कहाँ रह गया था भाई इतनी देर। और जिरोबो बोलता है माफ करना, दरअसल उनका चाकरा सूखने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तभी जिरोबो बोलता है ओए किडामारू, उस डब्बे को मुझे दे दो, तुमने बहुत समय से उसे अपने कंधे पर उठा रखा है, तुम थक गए होगे। और इन तीनों को उसका बर्ताव देखकर बहुत अजीब लगता है और तभी ये तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। और किडामारू से बोलता है जिरोबो क्या बात है, तुम थोड़ा अजीब के बिहेव कर रहे हो, मैं ये डब्बा तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू जिरोबो है ही नहीं। और किडामारू उस डब्बे को दूसरी तरफ फेंक देता है तायुया के पास। और उसके बाद किडामारू उन दोनों को बोलता है साकुन तायुया यहाँ से जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और ये दोनों उस डब्बे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिरोबो अपनी कुन्हाई से उन पर हमला करता है और किडामारू उसके हमले को रोककर बोलता है जो असली जिरोबो है वो हमेशा तायुया को ठीक से पेश आने के लिए बोलता है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और ये सुनने के बाद वो नकली जिरोबो अपने असली रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये शिकामारू होता है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तभी किडामारू अपने मुंह से मकड़ी का एक जाला निकालता है और शिकामारू को एक पेड़ से चिपका देता है। पर तभी नारुतो अपने 5 शैडो क्लोन्स के साथ किडामारू पर ऊपर से हमला कर देता है। पर किडामारू उन 5 को अपने जाले में फंसा लेता है। कीबा और आकामारू पीछे से किडामारू पर हमला करते हैं और तेजी से घूमते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और किडामारू बहुत आसानी से उन दोनों को डॉज कर लेता है। कीबा और आकामारू देखते हैं कि उनके पैर डालियों के ऊपर चिपक चुके हैं। किडामारू के मकड़ियों के जाले से किडामारू का पूरा ध्यान कीबा के ऊपर था और तभी पीछे से नेजी इसका फायदा उठाता है और उस पर हमला करता है। लेकिन किडामारू को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। तभी वो नेजी को डॉज करके एक बड़ा सा जाल अपने मुंह से निकालकर नेजी की तरफ फेंकता है और नेजी भी उस जाल में फंस जाता है और सभी के सभी उसके जाले में फंस चुके हैं। और किडामारू नेजी को एक ककून में बदल देता है। नारुतो उन जालों को काटने की कोशिश करता है पर ये धागे कुछ अलग तरह के होते हैं और कटते नहीं है। नारुतो ये देखकर परेशान हो जाता है और अब इसके बाद किडामारू स्टिकी स्पाइडर वेब यूज करता है और 6 छोटे छोटे हथियार बनाता है। शिकामारू ये देखकर घबरा जाता है। किडामारू एक एक करके उन नुकीले हथियारों को नारुतो के ऊपर फेंकता है पर उन 6 में से कोई भी असली नारुतो नहीं होता और वो सारे के सारे क्लोन्स हथियार लगते ही गायब हो जाते हैं। नारुतो इस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज करेगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और तभी असली वाला नारुतो जो कि अभी तक छिपा हुआ था वो सामने आकर किडामारू को पंच मारता है पर किडामारू उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और तभी नेजी यहाँ पर आता है और नारुतो को बचा लेता है। किडामारू से देखकर हैरान रह जाता है, एक सेकंड, तुम तो मेरे जाल में फंसे हुए थे, तो फिर तुमने उसे तोड़ा कैसे? नेजी बोलता है ये बहुत ही आसान था, तुम्हारे जालों के अंदर चाकरा फ्लो हो रहा था और मैंने अपने ब्याकुगन का यूज करके उन चाकरा के पॉइंट्स को देख लिया। शायद से तुम मुझे जानते नहीं, चाकरा का फ्लो रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और नेजी शिकामारू और कीबा को भी आजाद कर देता है। ये चारों एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और नेजी बोलता है दोस्तों तुम जाओ यहाँ से, मैं इस कीड़े को संभालता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो नेजी, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नारुतो बोलता है नेजी क्या तुम ही कर पाओगे? पर नेजी बोलता है नारुतो मुझ पर भरोसा रखो और सिर्फ सास्के पर ध्यान दो, सास्के ऑलरेडी उस काली अंधेरी दुनिया में जा चुका है, समय वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ से। और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। किडामारू एक बहुत बड़ा जाल उनकी तरफ फेंकता है पर नेजी अपने ताइजुत्सु से उन जालों को काट देता है और ये तीनों आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। किडामारू बहुत सारे जाले नेजी की तरफ फेंकता है पर नेजी उसके सारे के सारे हमलों को काट रहा होता है पर किडामारू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और नेजी उतनी स्पीड से उन्हें नहीं काट पा रहा होता और फाइनली वो उसके उस जाल में फंस जाता है। और नेजी को मारने के लिए किडामारू अपने मुंह से एक लंबे से स्पाइडर वेब को फेंकता है उसकी तरफ। तभी नेजी अपने चाकरा पर फोकस करके उसके सारे के सारे जालों को तोड़कर उसके इस हमले को डॉज कर लेता है और नेजी उसी के थ्रेड के ऊपर चलकर किडामारू के पास पहुंचकर जेंटल फिस्ट ट्राइग्राम नाम का एक jutsu परफॉर्म करता है। किडामारू इस वक्त नेजी की 8 ट्राइग्राम्स 64 पाल्म्स की रेंज के अंदर है। नेजी पूरी रफ्तार के साथ 64 टाइम्स नॉन स्टॉप अपने ताइजुत्सु का यूज करके किडामारू के चाकरा पॉइंट्स पर हमला करता है। उसका ये हमला इतना खतरनाक था कि किडामारू पेड़ के ऊपर से नीचे जमीन पर गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि इस किडामारू को कुछ नहीं हुआ होता और इसकी बॉडी के ऊपर खाल जैसा कुछ लगा हुआ होता है। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है। जब नेजी पूरी स्पीड के साथ उसके चाकरा पॉइंट्स पर हमला कर रहा था तब किडामारू अपनी पूरी की पूरी बॉडी में स्पाइडर वेब्स का यूज करके अपने चाकरा पॉइंट्स को बचा लेता है। किडामारू सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं बल्कि अपनी स्वेट ग्लैंड्स और उसकी स्किन के अंदर से भी इस वेब को निकाल सकता है। इसके बाद एक खाल धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में से उतर जाती है। नेजी ये देखकर बोलता है क्या तुम एक राक्षस हो? किडामारू बोलता है हाँ, अगर मैं ये ना करता तो मैं पक्का मर जाता। अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मुझे उसके लिए कुछ और सोचना होगा। और किडामारू भी सोच रहा होता है अगर मैं वो स्पाइडर सही समय पर नहीं रिलीज करता तो ये लड़का मेरा कीमा बना देता। मैं समझ गया, क्लोज कॉम्बैक्ट में मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे इससे दूरी बनाकर लड़ना होगा और इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। और तभी किडामारू यहाँ से गायब हो जाता है। नेजी ब्याकुगन का यूज करके उसे ढूंढने लगता है और किडामारू पीछे से नेजी पर एक कुन्हाई फेंकता है पर नेजी उसे डॉज कर लेता है। और तभी किडामारू अंगीनत स्पाइडर वेब से बनी हुई कुन्हाई को बहुत तेजी से नेजी के
ऊपर फेंकता है, पर नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करके उन कुनहाइस को अपने ऊपर आने से रोक लेता है। ये देखकर कीडामारू चौंक जाता है। यकीन करना मुश्किल है, इसने मेरे सारे हमलों को डॉज कर लिया। और नेजी को कीडामारू की पोजीशन पता चल जाती है और उसकी तरफ एक कुनहाई को फेंकता है और तभी नेजी दूर से बोलता है, वहाँ से बाहर निकलो। अगर वो इस तरह से दूर से ही लड़ता रहा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, मुझे किसी भी तरह से उसके पास पहुंचना होगा। कीडामारू यहाँ पर समझ लेता है कि नेजी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है और तभी कीडामारू अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी की पूरी बॉडी में फैला देता है। चलो अब असली खेल को शुरू किया जाए। तभी कीडामारू समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और एक बड़ी सी मकड़ी को समन कर लेता है। वो बड़ी सी मकड़ी एक बहुत मोटा सा जाल निकालती है और कीडामारू भी अपने मुंह से एक नुकीली सी स्पाइडर वेब को निकालता है और उस मोटे से जाल को बीच में से चीर देता है। और उसके इतना करते ही लाखों की तादाद में बहुत सारी मकड़ियां नेजी के ऊपर गिरती हैं और नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करता है और उन मकड़ियों को अपने ऊपर से हटाता है, पर उन मकड़ी की संख्या लाखों में होती है। इसी वजह से उसकी रोटेशन स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कीडामारू इसी का वेट कर रहा था और स्लो होते ही मकड़ियों का गिरना बंद हो जाता है। लेकिन चारों तरफ से स्पाइडर वेब से बनी हुई कुनहाइस पूरी फुल स्पीड से फिर से आ जाती हैं। नेजी उन्हें बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है और दोबारा से वो मकड़ियां नेजी के ऊपर गिरने लगती हैं और नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करने के बजाय 8 ट्राइग्राम 64 पाल्म्स का यूज करता है। ये सारी की सारी मकड़ियां उसकी जुत्सु के रेंज के अंदर होती हैं और उन सारी की सारी मकड़ियों को अपने ऊपर से हटा देता है, पर उन सभी की कोई लिमिट ही नहीं होती है, वो अनगिनत होती हैं। और इस बार नेजी 64 पाल्म्स के बजाय 128 पाल्म्स का यूज करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड होती है और उसकी स्पीड को देखकर कीडामारू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सोचता है, नामुमकिन, अगर ये लड़का इस तरह से मुझ पर हमला किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उन मकड़ियों का गिरना बंद नहीं हो रहा होता और नेजी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लग जाती है और फाइनली वो रुक जाता है। और ये होते ही अचानक से 3 स्पाइडर वेब से बनी हुई कुनहाइस नेजी की पीठ पर जाकर लग जाती हैं और बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। नेजी फिर से खड़ा हो जाता है और कीडामारू बोलता है, इतनी मेहनत किस लिए? तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। और तभी कीडामारू कुछ ऐसा करता है कि वो बड़ी सी मकड़ी सीधा नेजी के ऊपर जाकर बैठ जाती है, पर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु का यूज करके उस मकड़ी को बैलून की तरह फोड़ देता है। और तभी अचानक से पलक झपकते ही बहुत सारी कुनहाइस नेजी की तरफ तेजी से आती हैं और नेजी एक और बार उन कुनहाइस से बुरी तरह से घायल हो जाता है। कीडामारू को लगता है कि नेजी मर गया, पर तभी नेजी फिर से खड़ा हो जाता है और ये देखकर फाइनली कीडामारू अपने कर्स्ड साइन को दूसरे स्टेज के ऊपर लेकर चला जाता है और अपने मुंह से एक मोटा स्पाइडर थ्रेड निकालता है और एक बड़ा धनुष और तीर निकालता है। कीडामारू बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। नेजी बहुत बड़े खतरे में होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेजी की मौत हो सकती है। कीडामारू नेजी पर निशाना लगा के उस पर हमला कर देता है और इस तीर को पूरी तेजी से उसकी तरफ फेंकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो तीर नेजी के दाहिने कंधे से आर पार होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। नेजी की हालत खराब हो जाती है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। और एक कीडामारू, भाई क्या लग रहा है बंदा? भाई राक्षस है यार ये तो, निंजाज ये। कीडामारू ने सीधा दिल के ऊपर निशाना लगाया था लेकिन नेजी इस खतरे को भांपकर अपनी बॉडी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है सही टाइम पर और वो तीर इसके कंधे पर जाकर लगा, इसके दिल के बजाय। कीडामारू नेजी को देखकर बोलता है, तो अभी भी तुम्हारे अंदर ताकत बची है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा निशाना सही जगह पर नहीं लगा। तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम मेरे निशाने से कब तक बचते हो। नेजी यहाँ से भागने लगता है और कीडामारू बोलता है, भागने लग गए? क्या बात है, तुम्हारा पीछा तो मैं पाताल तक करूंगा बच्चे। इसके बाद कीडामारू एक ऐसा तीर निकालता है अपने मुंह से जिसके पीछे एक धागा लगा होता है ताकि जब ये तीर नेजी को लगेगा तो वो उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आ सकता है। इसके बाद कीडामारू इस तीर को फिर से नेजी की तरफ फेंकता है। नेजी के पास बहुत कम चक्रा बचा होता है और ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी वो तीर उस पेड़ के आर पार होकर जोर से जमीन पर लगता है। तभी नेजी का हेडबैंड नीचे गिर जाता है। भाई मर तो नहीं गया? नहीं, ये तीर इसके सर के आर पार नहीं बल्कि थोड़ा सा साइड में टकराता है और नेजी का थोड़ा सा खून निकल जाता है। नेजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब इस बार कीडामारू अपने मुंह से एक और तीर निकालता है जो कि दिखने में घुमावदार लग रहा होता है। इस तीर की खासियत ये है कि ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है। और नेजी मुस्कुराकर बोलता है, मेरे लिए इससे बच पाना नामुमकिन है। नारुतो, अगर तुम अभी मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते? चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू नहीं बचेगा। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। कीडामारू पूरी तेजी से इस तीर को नेजी के ऊपर छोड़ता है। नेजी पूरी कोशिश करता है इस तीर से बचने के लिए, पर वो तीर सीधा इसकी पेट के आर पार होकर पेड़ से जोर से टकराता है। कीडामारू को लगता है कि अब तो नेजी नहीं बचा होगा और तभी नेजी सोचता है, कीड़े कहीं के, तुमने एक ह्यूगा से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तीर से जो धागा निकल रहा होता है वो सीधा वो कीडामारू के मुंह के साथ कनेक्टेड होता है और नेजी अपने हाथ में चाकरा इकट्ठा करके उस तीर के अंदर चाकरा भेजता है और वो चाकरा इस धागे के अंदर से होते हुए सीधा कीडामारू के मुंह के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। कीडामारू के सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा निशाना तो सही था। कीडामारू जोर से चिल्लाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है और नेजी अपना पूरा का पूरा चाकरा यूज करके उस धागे को तोड़कर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। नेजी अपनी पूरी ताकत लगाता है और जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु यूज करके कीडामारू के चाकरा पॉइंट्स पर धड़ाधड़ हमले करता है जिससे कि वो जोर से जमीन पर गिर जाता है और कीडामारू नॉर्मल बन जाता है और बोलता है, ये तुमने कैसे किया? तुम तो बुरी तरह से जख्मी थे ना? हाँ, भले ही मैं जख्मी हूँ पर मैं इस दर्द को सहन कर सकता हूँ। एक बात याद रखना, मैं अपनी कमजोरियों को तुमसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन हाँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। भले ही तुमने मुझे हरा दिया लेकिन तुम्हारी हालत भी बदतर है। तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। नहीं, तुम गलत हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां
तैयारियां हैं, जितना भी कोशिश करना है कर लो, पर अब देर हो चुकी है। सासुके उचिहा खुद की मर्जी से हमारे साथ आया है और अब वो ओरोचिमारू का एक नया शरीर बनने वाला है। तुम लोग उसे नहीं बचा सकते। नहीं, एक शख्स है, सिर्फ वो ही सासुके उचिहा को बचा सकता है और उसका नाम क्या है जानना चाहते हो? उसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। किडामारू के सारे चक्र पॉइंट्स बंद हो जाते हैं और किडामारू मर जाता है और तभी नेजी बोलता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, सिर्फ वही इस काम को कर सकता है, क्योंकि नारुतो तुमने मुझे भी उस अंधेरे से बाहर निकाला, मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। और नेजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नेजी की जिंदगी के सारे फ्लैशबैक्स उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और इस तरफ नेजी अभी तक नहीं आया होता। और कीबा बोलता है, दोस्त तो लगता है अब हम 3 ही बचे हैं। नारुतो बोलता है, अरे कीबा चिंता मत करो यार, नेजी और चोजी आते ही होंगे। नेजी एक असली चैंपियन है, वो हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो और चोजी हमारे पीछे जरूर आएंगे, तुम देखना। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कीबा दुश्मन की महक को सूंघ कर बोलता है, शिकामारू हम उनके पास पहुंचने ही वाले हैं, हमारे दुश्मन सिर्फ 2 हैं और हम 3, हमारे जीतने के चांसेस उनसे ज्यादा हैं। क्या बात है, 3 के सामने 2, ये तो आराम से हो जाएगा। अबे क्या मतलब है तेरा, आकामारू को भूल गया तू? अरे हाँ सॉरी, आकामारू भी तो है हमारी टीम में, तो मतलब अब 4 के सामने 2। अब हमारा ये मिशन कामयाब ही समझो और तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपनी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उन्हें आसानी से हरा दूंगा। हाँ पर नारुतो हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, याद है ना तुम्हें? पर शिकामारू बोलता है कि उन्हें सूरज डूबने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वो उन पर हमला करेंगे। इनका असली मकसद है कि उन्हें किसी भी तरह से बिजी रख के सासुके को यहाँ से लीक कर जाना, और ऐसा होने के बाद ये उनका आखिरी काम होगा और यहाँ से ये लोग भाग जाएंगे। और अगर ये लोग इस काम को रात के वक्त करेंगे तो अंधेरे की वजह से ये लोग ऐसे ही इधर से उधर भटकते रह जाएंगे और इनके दुश्मन सतर्क हो जाएंगे और इनका मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। और अब ये लोग सुबह हमला करने के बारे में सोचते हैं और शिकामारू का शैडो पोजेशन जुत्सु भी अभी काम नहीं करने वाला। और इनके आगे इन दोनों निंजास में से साकुन बोलता है, अरे यार सूरज डूबने वाला है, ये दोनों कहाँ रह गए? किडामारू और जिरोबो का कोई अता पता ही नहीं, क्या ये लोग जिंदा भी हैं? पर तायुया बोलती है, अरे उन्हें छोड़ो और ओरोचिमारू के प्लान के बारे में सोचो, पूरा 1 दिन बीत चुका है और अभी तक हम लैंड ऑफ फायर के जंगलों से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें जितना जल्दी हो सके साउंड विलेज में पहुंचना होगा। इस तरफ साउंड विलेज यानी कि ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ये ओरोचिमारू जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। दरअसल थर्ड होकागे के उस कर्स की वजह से ओरोचिमारू के हाथों के साथ साथ उसका पूरा का पूरा शरीर अब सड़ने लग चुका है और उसे जल्द से जल्द एक नया शरीर चाहिए, वरना वो मर जाएगा। और शावर लेते वक्त ओरोचिमारू दर्द से चिल्ला रहा होता है। काबूटो यहाँ पर आ जाता है। ओरोचिमारू काबूटो से बोलता है, सासुके यहाँ पर आए कि नहीं काबूटो? और तभी ओरोचिमारू फिर से चिल्लाने लग जाता है और काबूटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू आपको जल्द से जल्द एक नई बॉडी की जरूरत है, जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं एक अच्छा सा ताकतवर शरीर आपके लिए चूज करता हूँ। और काबूटो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। दरअसल ये ओरोचिमारू पहले सासुके को ट्रेनिंग देना चाहता है और जब सासुके ताकतवर बन जाएगा तब जाके वो सासुके का शरीर लेगा। और इसके बाद काबूटो एक क्रिमिनल जेल के अंदर आता है। दरअसल ये जो हाइड आउट है ओरोचिमारू का, यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स वगैरह को रखा जाता है और ये एक तरह की जेल होती है। काबूटो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स बहुत सारे कमरों के अंदर बंद होते हैं। काबूटो एक रिलीजिंग जुत्सु यूज करता है और यहाँ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और ये होते ही बहुत से अपराधी बाहर निकलते हैं। और तभी काबूटो उन सभी को बोलता है, तुम सभी के सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। काबूटो बोलता है, क्या तुम्हें इस प्रिजन से बाहर निकलना है? पर एक दिक्कत है, तुम सभी में से कोई एक ही आजाद हो सकता है और वो खुशकिस्मत कौन होगा ये तुम सब खुद ही तय कर लो। तुम लोगों के पास 10 मिनट है। काबूटो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर किसी बंदे का इलाज चल रहा होता है। इस जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है और जब इन सभी में आजादी को लेकर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है तभी इस दूसरे कमरे में काबूटो एक कंप्यूटर के सहारे ये सब कुछ देख रहा होता है। और तभी इस बेड पर लेटा हुआ वो शख्स, इस बंदे का नाम किमीमारू है और काबूटो को बोलता है, काबूटो सर तो मुझे इस बार नहीं चुना गया है ना, अपनी ताकत को बचा के रखो किमीमारू, तुम्हें अपना फर्ज पूरा करने का मौका मिलेगा क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। वो सब ठीक है लेकिन मेरी बात, मेरी जगह कौन लेगा? अरे चिंता मत करो, तुम्हारी जगह लेने वाला मिल चुका है और उसके पास भी तुम्हारी ही तरह एक कैके गेनकाई का हुनर है और उसका नाम है सासुके उचिहा। हाँ बस एक दिक्कत है, उसे यहाँ पर लाने के लिए साउंड निंजास को भेजा गया था। सासुके उचिहा को अभी यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा तो मैं समझ गया, मेरा काम शरीर देने का नहीं बल्कि एक नया शरीर ढूंढने का है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लगता है यही एक तरीका है जिससे कि मैं लॉर्ड ओरोचिमारू को अपनी कामयाबी का एक नमूना दिखा सकता हूँ। और ये बोलकर फाइनली किमीमारू उठ जाता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए यहाँ से चला जाता है। और तभी काबूटो देखता है कि उस लड़ाई के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बचा है और वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखकर बोलता है, हे अब तुम्हें किसका इंतजार है? दरवाजा खोलो, तुमने कहा था हम में से कोई एक आजाद हो सकता है, अब ये मत बोलना कि तुम मजाक कर रहे थे। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से ओरोचिमारू उसके पास आता है और उसे देखकर वो कैदी पूरी तरह से डर जाता है। तभी ओरोचिमारू से बोलता है, मुबारक हो, अब तुम मेरी नई बॉडी बनोगे, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? और ये बंदा बोलता है, हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, आपने मेरे क्लैन को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैप्चर करके रखा था, प्लीज आप उन सभी को छोड़ दीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ओरोचिमारू बोलता है, हाँ समझो हो गया और चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा। और इसके बाद ओरोचिमारू उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और साकुन और तायुया लैंड ऑफ फायर के जंगलों के बाहर चले जाते हैं और नारुतो, शिकामारू और कीबा भी उनके सामने आ जाते हैं। तायुया बोलती है, अरे ये क्या यार, उन दोनों के बजाय ये तीनों बेवकूफ आ गए यहाँ पे, उन्हें छोड़ो और खुद की फिक्र करो। अब तुम तीनों फिर से यहाँ पर आ गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साकुन ये बोलकर उन पर हमला कर देता है। नारुतो अपने दाएं हाथ में रासेंगन को बनाता है और साकुन उसके उस हाथ को पकड़ लेता है
है जिसके ऊपर रासेंगन बना हुआ था। पर कहानी में ट्विस्ट, ये नारुतो असली होता ही नहीं है। उनके पीछे से कीबा पूरी फुल स्पीड से घूमता हुआ नकली नारुतो को चीरता हुआ साकोन से टकराने ही वाला होता है, पर साकोन यहाँ से हट जाता है और अब तायुया से भिड़ने जा रहा होता है। तायुया भी हटने की कोशिश करती है, लेकिन शिकामारू ने उसे अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से पकड़ लिया होता है और तभी कीबा तायुया से नहीं टकराता और उस डब्बे को उठा लेता है जिसके अंदर सासके होता है और उस डब्बे को नारुतो के पास फेंक देता है। शिकामारू उन दोनों को बोलता है, नारुतो और कीबा, अब ये भागने का समय है, जल्दी से सासके को लेकर यहाँ से भाग चलो। और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। साकुन अपने कर्स्ड साइन को पूरी बॉडी में फैला लेता है और उनका पीछा करने लग जाते हैं। कीबा और अकामारू उन्हें रोकने के लिए कुछ पेपर बॉम्ब्स लगा देते हैं पेड़ों की डालियों के ऊपर और तभी साकुन अपने हाथों से एक स्ट्रिंग निकालता है और अकामारू को एक पेड़ की डाली से बांध देता है और साकुन अकामारू को मारने ही वाला होता है कि तभी कीबा यहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। पर उसी वक्त उन्हीं के लगाए हुए पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और कीबा, अकामारू और साकुन एक बहुत गहरी खाई में गिर जाते हैं। नारुतो ये देखकर बोलता है, अरे नहीं यार, हमें उन्हें बचाना होगा। नारुतो, ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है, हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। और तभी तायुया भी उनके सामने आ जाती है और शिकामारू बोलता है, नारुतो, इसे मैं संभालता हूँ, तुम सासके को लेकर आगे बढ़ो और इस मिशन को पूरा करो। लेकिन शिकामारू, मेरी चिंता मत करो नारुतो, जाओ यहाँ से। और तभी तायुया किसी को देख लेती है और ये देखकर वो चौंक जाती है और आखिरकार किमीमारू की एंट्री हो चुकी है। किमीमारू एक पेड़ पर से कूदकर सीधा सासके वाले डब्बे के ऊपर लैंड करता है। नारुतो और शिकामारू अपने पीछे उसे देखते ही पूरी तरह से चौंक जाते हैं। किमीमारू उनकी आंखों के सामने से उस डब्बे को लेकर एक दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है और ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। तायुया बोलती है, किमीमारू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? लेकिन किमीमारू बोलता है, पहले तुम बताओ, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई और हमारे बाकी के तीनों कहाँ पर हैं? उनका क्या हुआ? तायुया बोलती है, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा घातक है। हाँ तो तायुया, तुम इसे मेरा आखिरी काम समझ सकती हो, इस डब्बे के अंदर मेरे मास्टर ओरोचिमारू का सुनहरा भविष्य है। और नारुतो बोलता है, क्या बोला इसने अभी? अबे ओ, सासके कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना? सुना तुमने? तायुया किमीमारू के पास आती है और किमीमारू बोलता है, तायुया, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक फर्ज को पूरा करना है। इन दो जोकरों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे निराश करने की सोचना भी मत। किमीमारू ये बोलकर उस डब्बे को लेकर हिडन साउंड विलेज की तरफ निकल जाता है। नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और शिकामारू उसे एक प्लान समझाता है, पर तायुया एक बांसुरी निकालती है और अभी इस वक्त तायुया का काम है कि वो किसी भी तरह से इन दोनों को यहाँ पर रोक कर रखे ताकि किमीमारू आसानी से ओरोचिमारू के पास पहुंच जाए। और नारुतो शिकामारू का प्लान समझ जाता है और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। शिकामारू अपनी कुन्हाई से उस पर वार करता है और तायुया इसे रोक लेती है। नारुतो भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमला करने की बजाय वो सीधा आगे निकल जाता है। किमीमारू को रोकने के लिए तायुया नारुतो का पीछा करने लग जाती है, पर तभी शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है और उससे बचने के लिए एक दूसरी डाली पर जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये कैसी घटिया चाल है तुम्हारी? हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारा टाइम तो वेस्ट कर ही सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त किमीमारू को हरा देगा? जरा अपने आप को देखो, तुमने अपने सारे के सारे दोस्तों को एक ही करके मरवा दिया और तुम्हें फिर भी लगता है कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा। चलो कुछ बातों को मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली बात, मेरे सारे दोस्त मरे नहीं है, वो सब के सब जिंदा है। और दूसरी बात, हाँ वैसे मैं थोड़ा आलसी हूँ, पर एक काम ऐसा है जिसे करने में मैं कभी भी आलस नहीं करता, और वो है अपने दोस्तों पर भरोसा करना और उनके साथ BGMI खेलना। और तीसरी बात, मैं नहीं जानता कि अंत में क्या होगा, पर इस टीम का लीडर मैं हूँ और ये मेरा मिशन है, तो अगर 1% भी चांस हो इस मिशन को सफल बनाने का तो मैं उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। शिकामारू की बातें सुनकर तायुया समनिंग जुत्सु परफॉर्म करती है और 3 बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर समन हो जाते हैं। उन तीनों की आंखों को पट्टी से बांधा गया होता है और समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के बाद वो बोलती है, हाँ तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन अब समय है तुम्हें थोड़ी सी मौत की धुन को सुनाने का। ये क्या हो गया भाई, आज का दिन ही खराब है। और इस तरफ नारुतो किमीमारू का पीछा कर रहा होता है और उसे रोकने के लिए अपने अंदर से 9 टेल्ड फॉक्स का चाकरा बाहर निकालता है। मैं आ रहा हूँ सासके, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। और तभी हम देखते हैं कि किमीमारू लैंड ऑफ फायर के जंगलों से बाहर निकलकर एक ग्रास लैंड में पहुंच जाता है और नारुतो भी यहाँ पर आ जाता है। और नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किमीमारू उसे देखकर सोचता है, तायुया तुमने मुझे निराश किया, लेकिन इस लड़के के अंदर कुछ अलग ही ताकत है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। और नारुतो किमीमारू से बोलता है, वो ओरोचिमारू वो क्या करना चाहता है सासके के साथ? मेरे मास्टर, ओरोचिमारू की आत्मा अमर है, पर आत्मा का अमर होने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर हमेशा अमर रहेगा। उन्हें अपनी आत्मा के लिए एक नया ताकतवर शरीर चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है वो सासके का शरीर को यूज करेगा? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नारुतो ये बोलकर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और 9 टेल्ड फॉक्स का चाकरा यूज करने की वजह से नारुतो 1000 या फिर शायद से उससे भी ज्यादा शैडो क्लोन्स बना लेता है अपने। नारुतो के सारे क्लोन्स उस पर हमला कर देते हैं, पर किमीमारू बहुत आसानी से सभी के सभी क्लोन्स को बहुत आसानी से मारता जा रहा था। और इस तरफ तायुया अपनी बांसुरी बजाती है, मतलब कि मेलोडी ऑफ डेथ बजाती है और वो तीनों राक्षस एक साथ शिकामारू पर हमला कर देते हैं। तायुया अपनी बांसुरी की मदद से इन तीनों को कंट्रोल कर सकती है। शिकामारू बहुत मुश्किल से खुद को बचाता है और तायुया अपने कर्स मार्क को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देती है और ये तीनों राक्षस और भी ज्यादा खतरनाक और बहुत तेज हो जाते हैं और शिकामारू पर हमला करते हैं। शिकामारू अपने मन में सोचता है, भाई क्या चल रहा है, ये ऐसे थोड़ी बच पाऊंगा मैं इनसे, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं भाई। और तभी दूसरी तरफ जब उस पेपर बॉम्ब से धमाका हो गया था, तब खाई गहरी होने की वजह से साकुन, कीबा और अकामारू उस खाई में गिर जाते हैं, पर किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कीबा साकुन पर पीछे से हमला करता है, पर साकुन के पीछे एक सर होता है और वो कीबा के हमले को ब्लॉक करके उसे एक जोरदार पंच मार देता है और कीबा सीधा नदी में जाकर गिरता है। अकामारू उसके पास आता
आता है और कीबा अपने मन में सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसकी पीठ के ऊपर हमला किया था तब भी उसने मेरे अटैक को देख लिया। तैयार हो जाओ आकामारू, हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। अब आकामारू कीबा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों बहुत तेजी से घूमते हुए साकुन के आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। साकुन आकामारू को एक जोरदार मुक्का मारता है और आकामारू एक पत्थर से टकराकर अपने असली रूप में आ जाता है। साकुन भी कीबा को एक पंच मारता है। कीबा भी एक पत्थर से टकरा जाता है और साकुन कीबा का गला पकड़ लेता है और अपनी कर्ज मार्क को अपनी पूरी बॉडी में फैला देता है और बोलता है क्या बोलते हो, हमारी जोड़ी कमाल की है ना। वैसे मेरे भाई का नाम ऊकॉन है और ये ज्यादातर मेरे अंदर सोता ही रहता है, लेकिन सही टाइम पर ये खेलने के लिए बाहर आ ही जाता है। साकुन भी ठीक ऐसा ही करता है और ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और किसी डीमन की तरह दिख रहे होते हैं। और तभी साकुन कीबा की तरफ दौड़ कर आता है और आकामारू एक छलांग मारकर उसके ऊपर से निकल जाता है और साकुन कीबा को बुरी तरह से पीटता है। पर उसी वक्त आकामारू दोबारा से छलांग लगाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत खतरनाक रूप में। और साकुन बोलता है ये क्या, ये तो बस एक बड़ा सा कुत्ता निकला, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और तभी आकामारू पूरी तेजी से घूमता है और साकुन से टकराता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके बाद दोनों भाई बहुत बुरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं और कीबा और आकामारू को लगता है कि उन लोगों ने इसे मार दिया है। पर तभी दोनों भाइयों के एक साथ हाथ और पैर बाहर निकलते हैं। कीबा ये देखकर चौंक जाता है और एक और बार उसी हमले को करता है, लेकिन साकुन और ऊकॉन एक साथ समनिंग जुत्सु यूज करते हैं और एक लेजेंडरी दीवार को समन करते हैं और कीबा और आकामारू उसी दीवार से जोर से टकरा जाते हैं। और तभी ऊकॉन कीबा को एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी आकामारू उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कहीं पर गायब हो जाते हैं। पर तभी एक आवाज आती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है। और ऊकॉन बिना कीबा के पता चले उसके शरीर के अंदर घुस चुका है। ये देखकर कीबा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उसे पंच मारता है पर ऊकॉन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है माफ करना, लेकिन तुम मुझे हराने के लिए काफी नहीं हो, मैं तुम्हारा सारा चाकरा सूख लूंगा। कीबा एक कुन्हाई निकालता है और अपने पेट पर जोर से हमला करता है और उसके ऐसा करते ही ऊकॉन के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। जितना दर्द कीबा को होगा उतना ही ऊकॉन को भी होगा और दर्द से तड़प कर कीबा को बोलता है पागल कहीं के, तुम खुद को भी मार दोगे क्या। और कीबा बोलता है नहीं, हम दोनों एक साथ मरेंगे, चलो इसे एक और बार ट्राई करते हैं। कीबा दोबारा से उस कुन्हाई को अपने पेट के अंदर घुसा देता है और दोनों एक साथ दर्द के मारे चिल्लाते हैं। और इससे पहले की तीसरी बार कीबा खुद को मारता ऊकॉन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि उसके पेट में से भी कीबा की ही तरह खून निकल रहा होता है। तभी कीबा ऊकॉन के ऊपर स्मोक बॉम्ब्स फेंकता है और उस जगह को धुएं से भर देता है। ऊकॉन बाहर निकलते ही दिखता है कि कीबा यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन उसका दोस्त आकामारू यहीं पर है और उसे देखकर ऊकॉन बोलता है बुज़दिल कहीं के, अपने कुत्ते को यहीं पर छोड़कर चले गए, चलो कोई बात नहीं, मैं इस कुत्ते को मार देता हूँ। ऊकॉन ये बोलकर आकामारू के पास पहुंचता है और अचानक से उसके शरीर से धुआं निकलकर आकामारू फट जाता है और उसके फटते ही बहुत सारी कुन्हाईज ऊकॉन को लग जाती हैं और इस तरफ कीबा जख्मी होकर किसी तरह से आकामारू को यहाँ से ले जाता है और यहाँ पर छिपा हुआ है। कीबा का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर उस दर्द को सहकर अपने कुछ पुराने दिनों को याद करता है जब वो और आकामारू पहली बार मिले थे। इस तरफ किमीमारू नारुतो के आधे शैडो क्लोन्स को खत्म कर देता है। तभी कीबामारू अपने कंधे से एक हड्डी निकालता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा तीखी होती है। ये देखकर नारुतो को समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान है या फिर कोई दानव। इस तरफ जख्मी ऊकॉन बहुत मुश्किल से साकुन के पास आता है। ऊकॉन को ऐसे देखकर साकुन पूरी तरह से चौंक जाता है। भाई तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी, मैं उस बच्चे को ढूंढकर उसके टुकड़े कर दूंगा, पर अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम उसे ढूंढो। ऊकॉन ये बोलकर वापस से उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। तभी साकुन बोलता है मुझे नहीं पता था वो लड़का तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा, पर कोई बात नहीं भाई, हम दोनों मिलकर उसे मारेंगे। और साकुन कीबा को ढूंढने के लिए चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि साकुन कीबा के खून की बूंदों का पीछा करके एक पत्थर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों छिपे हुए हैं। पर यहाँ पर जाते ही साकुन देखता है कि कीबा और आकामारू यहाँ पर है ही नहीं, बस उनके कपड़े बड़े हैं। साकुन बोलता है भागो, जितना भागना है भागो, पर ज्यादा समय तक मुझसे नहीं बच पाओगे। और इस तरफ शिकामारू तायुया को देखकर सोचता है तो इस बांसुरी से उन्हें कंट्रोल कर रही है, मानना पड़ेगा तुम्हें तो एक पपेट मास्टर होना चाहिए था, तुम्हारी टाइमिंग्स और पोजीशंस बिल्कुल बराबर है। और अब तायुया एक और धुन बजाती है और ये तीनों शिकामारू पर फिर से हमला कर देते हैं। और तभी ये तीनों राक्षस अपना मुंह खोल देते हैं और उसके मुंह के अंदर से 3 भूत बाहर निकलते हैं। भाई भूत भी आ गए यार, अब क्या है ये। इन्हें देखकर शिकामारू को बहुत अजीब लगता है। ये तीनों आत्माएं शिकामारू के पास आकर उसका एक हाथ काट लेती है और इसका थोड़ा सा चक्रा खा लेती है। इन गोश्ट्स का काम यही है, ये इंसानों का चक्रा खाते हैं। शिकामारू बहुत मुश्किल से इन तीनों से खुद को बचाता है। और अब इस बार जब ये तीनों उसकी तरफ आते हैं तो शिकामारू जिस डाली के ऊपर खड़ा होता है वो उस पर एक पेपर बम लगा यहाँ से कूद जाता है। और शिकामारू देखता है यहाँ पर ब्लास्ट होने के बावजूद भी इन तीनों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये तीनों भूत हैं। शिकामारू एक झाड़ी के अंदर छुप जाता है और सोचता है शिट यार, ये तो गलत हो रहा है, मैंने अपने सारे के सारे पेपर बॉम्ब्स खत्म कर दिए और ये अजीब सी चीज है क्या। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरा चाकरा खा लिया। उन पर किसी चीज का असर भी नहीं हो रहा है और ये लड़की इन्हें बांसुरी से कंट्रोल कर रही है। मुझे पहले इन राक्षसों को रोकना होगा, उसके बाद मैं इसे देखता हूँ। चलो देख लेते हैं अभी मेरे पास क्या क्या है। 12 कुन्हाईस, 9 शurikenस और एक पेपर बॉम्ब और एक फ्लैश बॉम्ब। तो अगर मैं प्लान के हिसाब से चलूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए। और इसके बाद शिकामारू इन राक्षसों को रोकने का प्लान सोचने लगता है और 2 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छा सा प्लान बना लेता है। और सबसे पहले एक कुन्हाई के अंदर एक पेपर बॉम्ब को छुपाकर तायुया की तरफ फेंकता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तायुया इससे बचकर एक दूसरे पेड़ की डाली के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और इसके बाद ये सोचती है ये गधा खुद को बहुत चालाक समझता है, पर इसे पता नहीं मेरी सोच इससे 4 कदम आगे की होती है, इसका कोई भी प्लान काम नहीं करने वाला। शिकामारू एक कुन्हाई के अंदर फ्लैश बॉम्ब लगाता है और तायुया के ऊपर जो डाली है वहाँ पर फेंकता है
है। तायुया को लगता है कि शिकामारू भाग निकला और शिकामारू उस पर एक कुन्हाई फेंकता है और तायुया एक राक्षस को कंट्रोल करके उस राक्षस का यूज करके उस कुन्हाई को रोकती है और समझ जाती है कि शिकामारू वो सामने वाली झाड़ी के अंदर छुपा हुआ है और बिना देरी किए उन राक्षसों को उसी झाड़ी के ऊपर फेंक देती है हमला करने के लिए। उसे लगता है कि शिकामारू अब नहीं बच पाएगा, पर शिकामारू यही चाहता था कि वो राक्षस उसकी तरफ आए और शिकामारू अपने प्लान का आखिरी हिस्सा यूज करता है। वो एक कुन्हाई को पूरी फुल स्पीड से फेंकता है और तायुया के ऊपर वो जो फ्लैश बॉम्ब झूल रहा होता है उसे नीचे गिरा देता है और वो फ्लैश बॉम्ब जैसे ही नीचे गिरता है तो फटकर चारों तरफ जबरदस्त रोशनी कर देता है और शिकामारू इस रोशनी का फायदा उठाता है और उस रोशनी से जो शैडोज निकलती है उनका यूज करके इन तीनों के तीनों राक्षसों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। भाई साहब जीनियस है भाई बंदा। और अब शिकामारू जैसा करेगा ये तीनों भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और शिकामारू तायुया पर हमला कर देता है और ये तीनों भी ठीक ऐसा ही करते हैं और ये तायुया बांसुरी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती और मजबूरन उस समनिंग जुत्सु को डीएक्टिवेट कर देती है जिससे कि वो तीनों गायब हो जाते हैं और इसके बाद ये अपने कर्स मार्क को दूसरे स्टेज में ले जाती है और बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने लग जाती है। और इस तरफ शिकामारू के पास बहुत कम चाकरा बचा होता है और उसके इस रूप को देखकर चौंक जाता है। शिकामारू अपनी एक शैडो को उसकी तरफ भेजता है और तभी तायुयू एक अलग तरह का गेंजुत्सु टाइप कुछ म्यूजिक बजाती है जिससे सुनकर शिकामारू एक बहुत खतरनाक इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा का पूरा शरीर पिघल रहा है और इस गेंजुत्सु की वजह से तड़प कर जोर से चिल्लाता है। पर तभी शिकामारू अपनी एक उंगली को तोड़कर उस गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है। शिकामारू जोर से चिल्लाता है और तायुया उसके करीब आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर शिकामारू उसे अपने कब्जे में ले लेता है। शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके शिकामारू ने उसकी पूरी बॉडी को दबोच कर रखा होता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। शिकामारू के इस नए जुत्सु का नाम है शैडो स्ट्रेचिंग जुत्सु। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिकामारू का चाकरा बहुत कम रह चुका है और इस तायुया का चाकरा सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है और इसी वजह से शिकामारू की शैडो की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। और इस तरफ कीबा और आकामारू उन दोनों से बचते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। कीबा कुछ पत्तों को घिसकर उसकी मेडिसिन को आकामारू पर लगाता है और उसके बाद खुद के। तभी कीबा अचानक से 3 अनजान लोगों की महक को सूंघता है जो कि जंगल में उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और ये तीनों इसके कोई दोस्त नहीं बल्कि इनके दुश्मन रह चुके हैं। कीबा को समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और भाई ये बंदे कौन है, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और इस तरफ किमीमारू नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को अपनी हड्डी की तलवार से खत्म कर देता है। नारुतो समझ नहीं पाता कि अभी हुआ क्या, इसने कैसे भाई 1000 से ज्यादा क्लोन्स थे पर किमीमारू ने सभी को हरा डाला। और तभी हम देखते हैं कि जिस डब्बे के अंदर सास्के होता है उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लग जाता है और फाइनली वो डब्बा एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। नारुतो देखकर हैरान हो जाता है और धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि सास्के उसमें से बाहर आ चुका है। सास्के के बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और उसका पूरा का पूरा शरीर काला पड़ जाता है पर 1 सेकंड के अंदर अंदर ही सास्के नॉर्मल हो जाता है। नारुतो को 1 सेकंड के लिए लगता है कि ये सास्के नहीं है पर वो इस चीज को भूलकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आता है और बोलता है, ओए सास्के, इन लूजर्स के साथ क्या कर रहे हो? चलो यार वापस घर चलते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं घर जाके, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दोस्त। नारुतो की बातें सुनकर सास्के कुछ नहीं कहता और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसकी हंसी सुनकर नारुतो कांप जाता है और बोलता है, सास्के तुम्हें हुआ क्या है? मेरे साथ चलो यहाँ से, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? और नारुतो के इतना बोलते ही सास्के बिना देरी किए ओरोचिमारू के हाइड आउट की तरफ निकल पड़ता है। नारुतो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है पर किमीमारू उसे जाने नहीं देता है और अपनी तलवार से नारुतो पर हमला करता है और उसका ये वार नारुतो पर लगने ही वाला होता है कि तभी रॉक ली यहाँ पर आ जाता है। भाई ये ठीक हो गया और किमीमारू को एक जोरदार किक मारता है और किमीमारू दूर जाकर गिरता है और किमीमारू बोलता है, कौन हो तुम? और रॉक ली बोलता है, लीफ विलेज का सबसे हैंडसम डेविल रॉक ली। नारुतो बोलता है, रॉक ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना? रॉक ली बोलता है, नारुतो मेरी चिंता मत करो और जाकर सास्के को पकड़ो, साकुरा से किया हुआ वादा पूरा करो, इस आदमी को मैं देखता हूँ। और रॉक ली नारुतो को गुड लक बोलता है और नारुतो पूरा भरोसा करता है रॉक ली के ऊपर और सास्के का पीछा करने के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन किमीमारू नारुतो को जाने नहीं दे रहा होता और अपनी तलवार से उस पर फिर से हमला करता है पर रॉक ली बहुत अच्छे से उस तलवार को रोक लेता है और नारुतो आगे जाने में कामयाब हो जाता है और इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है और ली किमीमारू को एक कड़ी टक्कर देता है। भाई रॉक ली बंदा मस्त है यार। इन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है और इस तरफ लेडी सुनाडे उन 2 जुनिन से जो कि उस जंगल में साउंड विलेज के निंजास के साथ लड़कर हार चुके थे उनसे सारी जानकारी लेती है और तभी दौड़ते हुए गाय सेंसे यहाँ पर आ जाता है और थक कर लेट जाता है और बोलता है, ली की सर्जरी कैसी रही लेडी सुनाडे? और सुनाडे से बोलती है, तुम्हें जानकर खुशी होगी हम कामयाब हो चुके हैं, ली अब खतरे से बाहर है और मैंने उससे कहा है कि वो कल से ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकता है। और ये सुनकर माइट गाय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। चलो शुक्र है। ये बंदा इतना ज्यादा रोता है कि इसकी नाक बहने लग जाती है, नदियां बह रही है भाई क्या ये। और तभी एक नर्स यहाँ पर आता है और लेडी सुनाडे को बोलता है, लेडी सुनाडे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, रॉक ली अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर माइट गाय बोलता है, नहीं। और इसके बाद ये सभी लोग रॉक ली के कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर ली एडमिट होता है पर बहुत चालाकी से बेड के ऊपर एक तकिया रखकर यहाँ से चला जाता है। रॉक ली के इस काम से माइट गाय बहुत ज्यादा निराश होते हैं और लेडी होकागे ने उसे वक्त पर दवाई लेते रहने के लिए बोला था और रॉक ली खाली हाथ नहीं जाता है बल्कि अपनी दवाई को लेकर यहाँ से जाता है पर दरअसल वो दवाई की बोतल है ही नहीं। दरअसल रॉक ली ने उस दवाई की बोतल के बजाय शराब की बोतल लेकर चला गया है। ये देखकर माइट गाय बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और डर के मारे बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता लेडी सुनाडे, जब रॉक ली दारू पीता है तो उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है और फिर उसके बाद सिर्फ तबाही होती है, ली बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और लेडी सुनाडे बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है? और इसके बाद माइट गाय पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही एक मिशन कंप्लीट करने के बाद
गाय सेंसे, रॉकली और नेजी एक होटल के अंदर खाना खा रहे थे और तब रॉकली ने गलती से शराब का एक घूंट पी लिया था और उसके बाद वो उस पूरे के पूरे होटल का सत्यानाश कर आ जाता है। गाय सेंसे और नेजी भी उसे मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। अब इसके बाद ली बहुत अच्छे से किमीमारू से फाइट करता है, पर अच्छे से लड़ने के बावजूद भी किमीमारू ली से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ली बोलता है, ओके तुम काफी फ्लेक्सिबल हो और तुम्हारे लड़ने का तरीका भी यूनिक है, तारीफ के लिए शुक्रिया और तुम भी काफी अच्छे हो। इसके बाद ली किमीमारू को एक पंच मारने जा ही रहा होता है कि तभी किमीमारू उसके अटैक को डॉज करके अपनी तलवार से ली पर हमला करता है, पर तभी रॉक ली उसे रोक लेता है और बोलता है, प्लीज यहीं पर रुक जाइए। क्या? माफ करना, दरअसल मेरा दवाई लेने का समय हो गया है, बस 2 सेकंड रुक जाओ, एक बार मैं दवाई पी लूं उसके बाद हम फाइट को शुरू करेंगे। किमीमारू बहुत ज्यादा भोला मानुस होता है और ये इसकी बात मान जाता है और लिटरली रुक जाता है और साइड में वेट करता है रॉक ली के दवाई पीने का। और ली अपने निंजा टूल में से दवाई को बाहर निकालता है और उसमें से एक घूंट पीता है और ये पीने के बाद बोलता है, मुझे दवाइयाँ पसंद नहीं लेकिन इसका स्वाद अच्छा है, लगता है मुझे इसे और पीना चाहिए। और ऐसा बोलकर ली पूरी की पूरी बोतल ही पी जाता है और ये होने के बाद फाइनली ली के दिमाग में नशा चढ़ जाता है और उसके हाथ और पैर इधर उधर हिले लग जाते हैं और ये नशे में चला जाता है। किमीमारू ये देखकर सोचता है, इससे क्या हो गया, क्या ये इसकी कोई चाल है? और तभी ली नशे के मारे एक तरह का पोज लेता है और बोलता है, कौन है बे तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ शाहरुख खान और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसा कि गाय सेंसे ने बोला था, शराब पीने के बाद रॉकली के अंदर का ड्रंकन मास्टर जाग जाता है और इसके बाद पूरी फुल स्पीड से किमीमारू की तरफ आता है और इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और इस बार रॉकली की रफ्तार 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और किमीमारू को उसके हमलों को डॉज करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। और तभी वो रॉकली से थोड़ी सी दूरी बनाता है और सोचता है, जो दवाई अभी इसने पी क्या उसके अंदर कुछ मिला हुआ था? इसकी रफ्तार और ताकत पहले से 4 गुना बढ़ चुकी है। अबे ओ मेरे पास आ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है मुझे? क्या तूने पहले कभी मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा? आजा। और लिए सब बोलकर घास पर लेटकर सो जाता है और खराटे मारने लगता है। भाई फाइट के बीच में सो गया है बंदा, सही है भाई ली, सही है। किमीमारू सोचता है, इससे क्या हो गया, लगता है मुझे इसके पास जाना चाहिए। किमीमारू रॉक ली के नजदीक पहुंचता है और उसे सोता हुआ देखकर उस पर एक हमला करने ही जा रहा होता है, पर तभी वो उसका तलवार पकड़कर बोलता है, पकड़े गए अप्रैल फूल। पर एक सेकेंड, ये तो जुलाई चल रहा है। रॉक ली ऐसा बोलकर उसके सीने में बार बार पंचिस मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और अपना सीना फुलाकर गर्व से बोलता है, गाइस सेंसे, मैं आपका स्टूडेंट, मैंने ये कर दिखाया और मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और ऐसा बोलकर ली फिर से घास में लेट कर सो जाता है और खराटे मारने लगता है। भाई क्या ये बंदा यार, ली सही है यार। ये किमीमारू को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हरकतें कर रहा है ये ली, ये पागल वागल है क्या? किमीमारू फिर से रॉक ली के पास आता है और ली दोबारा से खड़ा हो जाता है पर दोबारा से नीचे बैठकर सो जाता है। किमीमारू नीचे बोतल पड़ी होती है उसे सूंघकर देखता है और समझ जाता है कि ये शराब है, इसने शराब को पी लिया है। और किमीमारू सोचता है, ये क्या, ये तो एक शराब की बोतल है, तो इसने शराब पी रखी है। अगर मैं इसे मारूंगा तो इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक और बार फाइट शुरू हो जाती है। किमीमारू लगातार अपनी तलवार से उस पर हमले करता है पर वो रॉकली को छू तक नहीं पा रहा था। इसके बाद रॉकली अपने मार्शल आर्ट स्टाइल से किमीमारू पर हमला करता है और एक काम करने लग जाता है और तभी किमीमारू उस कर्स्ड साइन को अपने सीने में फैला देता है और अपने हाथों से 4 नुकीली हड्डियां निकालता है और ली को बोलता है, लड़के तुम्हें होश में लाने का समय आ चुका है। ओए मैंने पी नहीं रखी है, मैंने नहीं पी है। और ऐसा बोलकर ली उस पर हमला करता है और तभी उसके पेट में से बहुत सारी नुकीली हड्डियां निकलती हैं और सीधा ली के गाल पर जाकर लगती हैं और ली घास में घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है। ली के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ली वापस से होश में आ जाता है। रॉकली किमीमारू को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। किमीमारू बोलता है, तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए, ये तुम्हें क्या हुआ? हाँ ये मेरी खासियत है, ये मेरा केकिगेन का है। इंसानों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं पर मेरे अंदर 300 से भी ज्यादा हैं। अच्छा तो ये हड्डियां हैं और इन्हें तोड़ना मेरी खासियत है। रॉकली उस पर फिर से हमला करता है और किमीमारू अपनी बॉडी के हर एक हिस्से से हड्डियां निकालकर रॉकली को बहुत बुरी तरह से जख्मी करने लग जाता है और रॉकली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शिकामारू अभी भी अपनी शैडो पोजेशन jutsu का यूज करके तायुया का गला दबाने की कोशिश करता है पर चाकरा कम होने की वजह से उसका शैडो धीरे धीरे छूटता जा रहा होता है। शिकामारू बहुत सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और अब उसका jutsu पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तायुया आजाद हो जाती है। इस तरफ कीबा को बहुत गहरी चोट लगी होती है और ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और तभी उकोन उसके सामने पहुंच जाता है और अब रॉकली, शिकामारू और कीबा की जान खतरे में है और इन तीनों के दुश्मन एक साथ इन पर हमला करते हैं। कीबा और शिकामारू साहसी निंजा की तरह अपनी मौत को कबूल कर लेते हैं और अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। किमीमारू अपनी हथेली से एक नुकीली हड्डी निकालता है और ली के चेहरे पर घुसाने ही वाला होता है पर तभी गारा यहाँ पर आ जाता है और रॉकली को बचा लेता है अपनी सैंड का यूज करके और रॉकली को अपने पास खींच लेता है। भाई सुधर गया ये गारा, क्या बात है। और इस तरफ उकोन जब कीबा को मारने ही जा रहा होता है तभी एक पपेट बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और इस तरफ तायुया भी एक ताकतवर हवा के झोंके से उड़ जाती है। और गाइस बिल्कुल सही सोचा आपने, तेमारी, कानकुरो और गारा यहाँ पर आ चुके हैं इनकी हेल्प करने के लिए। शिकामारू, ली और कीबा की जान बचा लेते हैं और इस बार ये तीनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर यहाँ पर आए हैं। रॉकली गारा को देखकर बोलता है, क्या मैं होश में हूँ या अभी तक नशे में? और किमीमारू 10 छोटी छोटी हड्डियां अपनी उंगली से बाहर निकालता है और गारा की तरफ फेंकता है और गारा अपने सामने सैंड को एक शील्ड की तरह यूज करता है और उन हड्डी बुलेट्स को रोक लेता है
तभी गारा रॉकली को बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम काफी कमजोर दिख रहे हो। जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम काफी ताकतवर और फुर्तीले थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी ही मेहरबानी है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा। गारा, अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके बाद हमने लीफ विलेज के सामने सरेंडर कर दिया और मैं यहाँ पर अपनी दोस्त की हेल्प करने आया हूँ। हाँ, मेरा सबसे पहला दोस्त नारुतो उजुमाकी। और इस तरफ जहाँ पर कीबा मौजूद है, कानकुरो अपने पपेट से साकुन पर हमला करवाता है। इसके बाद कानकुरो अपने चाकरा धागों के सहारे क्रोक। तभी कीबा उसे बोलता है, कानकुरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथी कहाँ पर है? हाँ, वो सभी लोग तुम्हारे दोस्तों की हेल्प। और कानकुरो को बोलता है, ध्यान से, नहीं तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा। बताने से कुछ नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी साकुन देखता है कि जिस कानकुरो को उसने पकड़ रखा है वो असली है ही नहीं, बल्कि वो उसका दूसरा पपेट है। ये देखकर साकुन और उकोन दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। और तभी असली कानकुरो उस कपड़े के अंदर से बाहर निकलता है और उसके इस जुत्सु का नाम है पपेट सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वो अपने चाकरा धागों के सहारे उस पपेट के 6 हाथों से ब्लेड्स निकालता है और साकुन को उन्हीं से दबोच लेता है। ये देखकर कीबा सोचता है, मुझे इन सैंड निंजा से नफरत है, पर एक दोस्त के रूप में ये कमाल के हैं। और उस पपेट से गले लगने के बाद साकुन की हालत बदतर हो जाती है और अब कानकुरो अपने पपेट से उकोन पर हमला करवाता है। और देखकर वो तेजी से साकुन के पास आता है और वापस अपने शरीर में मिला देता है। कानकुरो अपने दूसरे पपेट से उस पर सन बोन्स और कुनहाइस को फेंकता है और उकोन उससे बचने के लिए बैक फ्लिप्स मारकर पीछे की तरफ जाता है। और तभी कानकुरो का वो दूसरा पपेट, उसका पेट खुल जाता है और दोनों भाई गलती से उसी के अंदर चले जाते हैं और उनके जाते ही वो पेट पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये दोनों उस पपेट के अंदर फंस चुके हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ओए बाहर निकाल हमें। माफ करना, लेकिन मेरा पपेट शो अभी तो शुरू हुआ है। और कानकुरो अपने पपेट का हाथ, पैर, सर सब कुछ अलग करके उसके हर एक बॉडी पार्ट में से नुकीले हथियार निकालता है और कानकुरो पूरी तेजी से उन नुकीले हथियारों को उन सारे होल्स के अंदर घुसा देता है। और ये करते ही साकुन और उकोन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यहीं पर इन दोनों की कहानी खत्म हो जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। कानकुरो के इस पपेट शो को देखकर की बात चौंक जाता है। इस तरफ तायुया जब एक जबरदस्त हवा का झोंका लगने से दूर जाकर गिरती है तो खुद को एक पेड़ के सहारे रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि ये ताकतवर विंड स्टाइल हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैंड निंजास की तीसरी मेंबर तेमारी होती है। उसे देखकर शिकामारू को थोड़ा सा अजीब लगता है और तेमारी से पूछता है, मैंने तो सुना था कि तुमने हमें धोखा दिया और उसके बाद तुमने सरेंडर भी कर दिया। हाँ शिकामारू, हमने अपनी मर्जी से तुम पर हमला नहीं किया था, हम बस लॉर्ड काज़ेकागे का आदेश मान रहे थे और हम अभी भी वो ही कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझ गया, इन्हें फिफ्थ होकागे ने हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो अब तुम पीछे रहो और इस लड़की को मुझे संभालने दो। तेमारी ये बोलकर अपने पंखे से एक ताकतवर विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके तायुया पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि तेमारी के एक ही वार से इस इलाके में मौजूद सभी के सभी पेड़ कट जाते हैं और तायुया के ऊपर वो पेड़ गिर जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ जख्मी होने के बावजूद भी रॉकली किमीमारू से फाइट करना चाहता है। ये देखकर गारा बोलता है, फिक्र मत करो, संभाल सकता हूँ मैं इसे। नहीं गारा, तुम पीछे हट जाओ, इसके साथ शुरुआत मैंने की थी। और ली ऐसा बोलकर उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन गारा ऐसा नहीं होने देता। वो अपने सैंड से रॉकली को अपने पास लेकर आ जाता है और ली को बोलता है, तुम ताकतवर हो ये मैं जानता हूँ, पर ऐसी हालत में तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही इसे मारने वाला हूँ। गारा, तो फिर होशियार रहना, वो हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगिस्तान का गारा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उस शैडो क्लोन बनाने वाले लड़के को रोकना है। जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा दोस्त नारुतो है, मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचने दे सकता। गारा अपनी सैंड से किमीमारू को कुचलने के लिए उसकी तरफ अपनी सैंड को भेजता है, पर किमीमारू भी बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और उसकी सैंड को आसानी से डॉज करके उस पर उन हड्डी बुलेट्स को छोड़ता है। और गारा की सैंड के सामने कुछ नहीं होती हैं इसकी बुलेट्स। इसके बाद गारा पूरी स्पीड के साथ किमीमारू पर हमला करता है, पर किमीमारू उसके अटैक्स को डॉज करके थोड़ा सा पीछे हट जाता है और गारा भी अपनी सैंड को शांत कर देता है। और किमीमारू बोलता है, रेगिस्तान का गारा, कितना घटिया नाम है तुम्हारा, तुम सैंड के बिना कुछ नहीं। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, पर जब तक मेरे साथ ये सैंड है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और गारा अपनी सैंड से उसके दोनों के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। उसके बाद वो सैंड बैरियर जुत्सु का यूज करके उसे पूरी तरह से सैंड से ढक लेता है और गारा अपना पुराना वाला वो जुत्सु को यूज करता है और इस जुत्सु का नाम है सैंड कॉफिन। गारा सैंड कॉफिन जुत्सु से किमीमारू को दबोच लेता है, उसके पूरे शरीर को कुचल देता है। इस बंदे को देखकर मुझे उसकी याद आ गई, सासुके उचिहा। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी किमीमारू इसके अंदर अभी भी जिंदा होता है। और इसके बाद हम इस बंदे की बैक स्टोरी देखते हैं। किमीमारू एक बहुत ज्यादा एंशिएंट कबीले से बिलोंग करता है जिसका नाम है कागुया क्लैन। किमीमारू बहुत छोटी सी उम्र में ही जेल की दीवारों के अंदर रहता था। उसे समझ में नहीं आता कि ये आखिर यहाँ पर क्यों है। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और इसे थोड़ा सा खाना देकर यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एक और बंदा यहाँ पर आता है और जेल के दरवाजों को खोलता है और किमीमारू उसे देखकर बोलता है, कौन हो तुम? वो सब छोड़, पहले बाहर निकल। किमीमारू बाहर आता है, तुझे यूज करने का समय आ चुका है, खुद को तैयार कर लो किमीमारू, हमारी क्लैन के खातिर अब तुम लड़ने वाले हो। दरअसल ये बंदा कागुया क्लैन का जनरल है और सारे कागुया क्लैन के निंजास भी अभी लैंड ऑफ वेव्स के हिडन मिस्ट विलेज पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और जाने से पहले जनरल अपने आदमियों को बोलता है, आज रात हम इस विलेज को मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना औरत, ना बच्चे, ना बूढ़े। जी बिल्कुल मास्टर, हम सबको खत्म कर देंगे, हमारे साथ चलो किमीमारू। मैं समझा नहीं जनरल, मुझे क्या करना होगा? ज्यादा सोचो मत, हिडन मिस्ट विलेज में जाओ और वहाँ के हर एक नागरिक को मौत के घाट उतार दो जो भी तुम्हारे सामने आए। और ये सभी के सभी लोग उस विलेज पर कब्जा करने के लिए उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं और छोटा किमीमारू भी उनका पीछा करता है। और जब वो
उस विलेज के थोड़ा करीब पहुंच जाता है तब वो देखता है कि दूर से एक आदमी और एक लड़का उस विलेज से बाहर जा रहे होते हैं। किमीमारू उन्हें रोककर बोलता है, रुक जाओ, तुम हिडन मिस्ट विलेज के नागरिक हो ना? दरअसल ये दोनों जाबुजा और हाकू होते हैं, जिसे कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। जाबुजा बोलता है, नहीं, हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, मुझे माफ करना, आप जा सकते हैं, चलो हाकू। और ऐसा बोल किमीमारू हिडन मिस्ट विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। और इसके बाद हिडन मिस्ट विलेज के निंजास और कागुया क्लैन के मेंबर्स के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। किमीमारू भी इस छोटी सी उम्र में ही जी जान से लड़ता है, लेकिन अंत में कागुयाज हार जाते हैं और इस हार के साथ कागुया क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय किमीमारू के, और किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर उस वक्त पर ना किमीमारू के पास कोई खाना था, ना कोई घर, और इधर उधर भटकने लगता है, ना कोई मकसद है और ना ही जीने की कोई इच्छा। और तभी इस घड़ी में ओरोचिमारू उसके सामने आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और इसी तरह से ओरोचिमारू ने किमीमारू को जीने के लिए एक नया पर्पस दिया था। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और किमीमारू अपने पर्पस के बारे में सोचता है, उस सैंड में दबे हुए, और अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है और उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस सैंड के अंदर से अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलता है। उसे देखकर रॉकली और गारा दोनों हैरान हो जाते हैं। गारा ने उसके पूरे शरीर को सैंड से कुचल दिया था, उसकी वजह से इसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। उस हमले की वजह से इस बंदे की हड्डियां तक दिखने लग जाती है। ये देखकर गारा बोलता है, क्या ये कोई राक्षस है? नहीं, इस बार मैं इसे पक्का कुचल दूंगा। और गारा अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर जुत्सु यूज करने लगता है, जिसका नाम है सैंड सुनामी। और सैंड की एक विशालकाय लहर किमीमारू की तरफ आती है। गारा की सैंड की कोई लिमिट ही नहीं है। किमीमारू उस सैंड की लहर से बचने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं। वो उस लहर के अंदर पूरी तरह से फंस जाता है। गारा का ये जुत्सु इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जंगल का ये पूरा का पूरा हिस्सा उसकी सैंड से कवर हो जाता है और यहाँ पर सैंड की नदियां बहने लगती हैं। और इसके बाद गारा जायंट सैंड कॉफिन जुत्सु का यूज करता है, जिससे कि किमीमारू इस सैंड एरिया के अंदर जहाँ कहीं भी फंसा होगा उसका पूरा का पूरा शरीर गारा की जायंट सैंड कॉफिन के अंदर कुचलकर मर जाएगा। और इसके बाद रॉकली गारा को बोलता है, तुमने कर दिखाया गारा, वो आखिर मर ही गया होगा। नहीं, वो अभी भी जिंदा है। क्या? पर ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि इतने खतरनाक हमले के बाद भी किमीमारू अभी तक नहीं मरा है और कुछ सोच रहा होता है। नहीं, मैं इस तरह से नहीं हार सकता, मेरा एक मकसद है जो किसी भी तरह से मुझे पूरा करना ही है, मेरे मास्टर ओरोचिमारू के खातिर। और किमीमारू अपने श्रापित निशान को सेकंड स्टेज पर लेकर चला जाता है। और इसके बाद गारा और रॉकली देखते हैं कि उनके सामने सैंड में से एक मोटी सी पूंछ बाहर निकलती है और फाइनली वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। और सेकंड स्टेज की वजह से वो बिल्कुल किसी डीमन की तरह दिखने लग जाता है और ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। भाई क्या ये? उसे इस रूप में देखकर गारा और रॉकली चौंक जाते हैं और किमीमारू बिना वक्त गवाए उन दोनों पर हमला करने के लिए पूरी तेजी से दौड़ कर आता है। और इस सीरीज का 9th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज पता है मेरे को वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, पर यार वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर गाइज मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 17,000 लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।